नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे जो Facebook पेज है कुमार स्टूडियो, उसे फॉलो करें और साथ ही साथ लाइक करें। हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे MPPSC की जो भी वो तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश स्टेट लेवल की जो भी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल के भी में ये वैकेंसी जो आएंगी उसमें भी ये काम आएगा। तो ये नोटिफिकेशन के माध्यम पे आप तक बहुत जो भी हम वीडियो बनाए तो वो आसानी से पहुंच पाए। सो जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य नॉलेज पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश का परिवहन टॉपिक भी लिखा है, मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। परिवहन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सड़क परिवहन, एक होता है रेल परिवहन और एक होता है वायु परिवहन। तो तीन परिवहन मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। MPPSC का प्री में ये सिलेबस है और इन तीनों पोर्शन से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। एक क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ पढ़ना हालांकि थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग एक नंबर से फेल हुए हैं वो लोग आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार उनके लिए एक नंबर बेहद ज़रूरी है। तो बिना देर करे हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। जो मैंने चार्ट ये लिखा हुआ है बोर्ड में, तो आज होपफुली आसानी होगी और वीडियो बहुत कम समय में बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आंकड़े वाइज ज़्यादा है, तो हम आंकड़े को देखेंगे मध्य प्रदेश में सड़कों के क्या आंकड़े कहते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन, और इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश सड़क यातायात कॉरपोरेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क यातायात कॉरपोरेशन बनाया 1950 में। ये एक अधिनियम था। मध्य प्रदेश सड़क यातायात कॉरपोरेशन एक अधिनियम था जो 1950 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में जो सड़कें हैं उन सड़कों को एक नए तरीके से विकसित किया जाए, जिससे यहाँ का जो यातायात सिस्टम है वो दुरुस्त हो पाए। क्योंकि आज़ादी के पहले भारत में हमारी सड़कों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, बावजूद इसके हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। तो हम मध्य प्रदेश में यातायात कॉरपोरेशन की स्थापना होती है 1950 में, और इसका प्रमुख लक्ष्य था मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास करें, ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला खर्च को कम करें। क्योंकि हम उस समय आज़ाद ही हुए थे और आज़ादी के बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती थी, तो वो थी रोजगार की, वो थी भुखमरी की, वो थी गरीबी मिटाओ उन्मूलन भी इस समय चलाया गया था। तो इसमें हमने यातायात कॉरपोरेशन के तहत 1950 में एक अधिनियम बनाया जिसमें सड़कों के विकास के लिए काम किया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सड़क यातायात कॉरपोरेशन कब बना। तो जो बना था, ध्यान रखेंगे, 1950 में अधिनियम के रूप में बनाया था मध्य प्रदेश सरकार ने। ये क्वेश्चन MPPSC में होता है, पूछा जाता है, 2 बार रिपीट हो चुका है अभी तक ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट में ही मैंने इसको लिखा है। मध्य प्रदेश यातायात कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। आपको ये ध्यान रखना है। ये सड़क पढ़ने से पहले ये ध्यान दें कि किसी भी जो विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र के मुख्य रूप से जो आधारशिला होती है अर्थव्यवस्था की, वो सड़कों पर डिपेंड होती है। यानी जिस राष्ट्र की या जिस प्रदेश की सड़क बेहतरीन होंगी वहाँ पर आर्थिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप भारत में देख लीजिए, भारत के उन राज्यों को देख लीजिए जहाँ पर सड़कों का घनत्व ज़्यादा है या जहाँ की सड़कें अच्छी हैं, और उन राज्यों का विकास देख लीजिए, पिछड़े राज्यों का विकास देख लीजिए जहाँ की सड़कें खराब है। जहाँ की सड़कें खराब है वो पिछड़े हुए नजर आएंगी, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियाँ कम आएंगी। इंडस्ट्रियाँ इसलिए कम आएगी कि सामने वाला व्यक्ति जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, उसको तो इंडस्ट्री में सामान बना के, गुड्स बना के और कस्टमर तक पहुँचाना है। तो जब वो सामान बनाएगा और वो कस्टमर तक पहुंचाएगा, तो जो बना के और पहुंचाने की जो कॉस्ट है, जो समय लगेगा, जो गाड़ी का किराया लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा। तो इससे उसकी आर्थिक क्षति होगी और बदले में उसका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। इसलिए सड़कें जो होती हैं किसी भी राष्ट्र की या किसी भी प्रदेश के विकास में 50% ये कहें कि सड़कों का ही महत्व होता है। अगर सड़कें बेहतरीन होगी तो जो समय 6 घंटे में दूरी तय हो रही है उसे 3 घंटे में तय कर की जा सकती है। तो सड़कों का जितना अधिक विकास होगा उतनी ज़्यादा तरीके से हम बेहतरीन तरीके से राज्य का या देश का विकास कर सकते हैं। सड़कें क्यों आवश्यक हैं, अच्छी सड़कें क्यों आवश्यक है, ये भी एक क्वेश्चन है।
आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, भारत में लगभग 9 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उन 9 लाख एक्सीडेंट में लगभग 50,000 जानें स्पॉट में ही चली जाती हैं। यानी 50,000 जिंदगियां स्पॉट पे ही खत्म हो जाती है, एक्सीडेंट स्पॉट में ही समाप्त हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं दो पहिया वाहनों के हो रहे हैं। दो पहिया वाहनों में स्पीड ब्रेकर आ जाना, स्पीड ब्रेकर के साथ साथ में गाड़ी पे नियंत्रण नहीं हो रहा। जो पब्लिक का डेंसिटी है या पब्लिक का घनत्व है सड़कों पे ज्यादा बढ़ गया है, बावजूद सड़कें चौड़ी नहीं हुई है। सड़कें सीमित मात्रा में है और सड़कों में चलने वाले लोग अधिक हो गए हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सड़कें बनाते समय इन अ फ्यूचर की 10 साल 20 साल का फ्यूचर देख के चलना चाहिए, 50 साल का देख के फ्यूचर चलना चाहिए। लेकिन सड़कें ठेके में बना दी जाती हैं, फिर वो रोड टैक्स लेके वसूल लिया जाता है। हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि रोड टैक्स किस बात का लगता है। ये आदमी जब नई गाड़ी खरीदता है तो वो तो ऑलरेडी टैक्स पे करता है, और जब वो किसी रोड में चलता है तो बदले में रोड में जो टोल टैक्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। उनसे पूछो कि क्यों टोल, क्योंकि आप अच्छी सड़कों में चल रहे हैं इसलिए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यक्ति जब गांव जाता है या कहीं इंटीरियर में जाता है तो उसकी गाड़ी खराब होती है, तो सरकार को उसके बदले में भी हर्जाना देना चाहिए कि आप गांव में गए और हम गांव में व्यवस्था नहीं कर पाए अच्छी रोड की, तो आपने जो टैक्स पे किया है ये टैक्स काट लो आपका, या ये टैक्स पे मत करो। तो जब आप अच्छी अच्छी सड़कों पर टैक्स लगा सकते हैं और जो गड्ढे वाली सड़कों है वहां तो आप कम से कम रिलीफ दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एक बार टोल टैक्स लगा दिया गया तो वो हमेशा के लिए स्थापित ही हो जाता है, चाहे जितनी लागत हो जाए। ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना। सरकार के क्या नियम है ये तो कह नहीं सकते। देश तो भगवान भरोसे ही चल रहा है, भगवान से ही चल रहा है। क्योंकि इसलिए कि 1947 में जब गांधी फकीर देश छोड़कर गया था, गांधी जी देश छोड़ कर गए थे, और आज भी हिंदुस्तान वहीं पर खड़ा है। शहर से 5 किलोमीटर नीचे उतर के देखिए, हिंदुस्तान की स्थिति वही है जो 1947 में थी। आज भी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने तमाम चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। फ्रीडम होने के बाद भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के गुलाम हैं, या तो मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से या कहीं ना कहीं और सामाजिक रूप से शोषित होते चले आ रहे हैं। बहरहाल ये टॉपिक अलग है, ये हम इस पे बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इस कारण ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अब वैसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम कब बना। तो 1950 में मध्य प्रदेश यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम बना। यह अधिनियम बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सड़कों पर बेहतर विकास हो, यातायात की सुविधा आमजनों के लिए उपलब्ध हो पाए, इसलिए यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत जो अधिनियम बना था उसमें मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम की स्थापना 1 जून 1962 की होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। तो 1 जून 1962 को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। इसमें कुछ बसें खरीदी गई और शहरों में बस स्टैंड बनाए गए, समुचित तरीके से इसका विकास किया गया। सरकारी बसें थी, सरकारी ड्राइवर थे, सरकारी कंडक्टर थे, शासकीय सेवक उसमें काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था नाकाम हुई और वो ठीक तरीके से चल नहीं पाई, पटरी में ठीक तरीके से आ नहीं पाई, दौड़ नहीं पाई, और हमने इसका विघटन कर दिया 1 दिसंबर 2002 को। ये ध्यान रखेंगे, स्थापना का डेट भी ध्यान रखेंगे और विघटन का डेट भी ध्यान रखेंगे। स्थापना का डेट है 1 जून 1962 को इसका स्थापना होती है, और विघटन हो गया 1 दिसंबर 2002 को। विघटन क्यों हुआ, इसके पीछे मुख्य रूप से एक कारण है, और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण एक ही है, वो था भ्रष्टाचार। कि जो परिचालक हैं, जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर है, या जो व्यक्ति इस पदों पर बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारियां थी इस व्यवस्था को चलाने की, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार के नाम पे इतने ज्यादा रुपए इस व्यवस्था पे खर्च किए गए कि सरकार को लगने लगा कि ये व्यवस्था अब नाकाम हो गई, अब इसे बंद कर देना ही बेहतर है। और सरकार ने इसे अंततः 1 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया और तमाम व्यवस्थाओं को शासकीय अर्धशासकीय लोगों पर या प्राइवेट लोगों को दे दिया। प्राइवेट लोग लेके आए बसें, प्राइवेट लोगों ने अपना काम चलाया और व्यवस्थाओं को बेहतर किया। आज भी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी व्यवस्था सड़कों की है,
और सड़कों के साथ में जो परिवहन की व्यवस्था है वो भी बेहतर हो रही है, दिन प्रतिदिन बेहतर होती रहेगी ऐसी उम्मीद है। जो व्यवस्थापक है या जो ऐसे लोग हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लोग अगर अपना काम ठीक से करने लगे तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। प्राइवेटीकरण क्यों होता है? जो व्यक्ति को सरकार के द्वारा नामित किया जाता है व्यवस्था चलाने के लिए, वो व्यवस्था चला नहीं पाता, इसलिए प्राइवेटीकरण आता है। अब अस्पताल का एग्जाम्पल लीजिए। हॉस्पिटल में क्या होता है, पहले शासकीय हॉस्पिटल ही थे, प्राइवेट हॉस्पिटल थे ही नहीं। तो जब शासकीय हॉस्पिटलों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, उन लोगों ने अपना काम ठीक ईमानदारी से नहीं निभाया, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोले गए। शासकीय स्कूलों में भी यही स्थिति है। शासकीय स्कूल पहले हर जगह थे, हर गांव में थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था ठीक से प्रारंभ नहीं की गई, या जो व्यवस्था दी गई उनका ठीक तरीके से उपयोग नहीं करे उन लोगों ने, या जो अधिकारी हैं कर्मचारी उनने निरीक्षण ठीक तरीके से नहीं हुआ, इसलिए प्राइवेट की जगह आपका शासकीय की जगह प्राइवेट खोले गए। यानी जो चीज सरकार देना चाहिए था, स्वास्थ्य सुविधा, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपकी परिवहन की व्यवस्था, जो सरकार के लोगों को देनी चाहिए थी, उन लोगों ने अपनी व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं दिया, इसलिए प्राइवेट लोग उसमें आए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कहना ये शर्म की बात नहीं है। शर्म उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों को ये व्यवस्था पब्लिक ने दी है कि आप हमारे लिए दीजिए व्यवस्था करके, लेकिन वो ही लोग जब व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगे तो फिर देश का विकास तो होते चला। बहरहाल विघटन इसका हो गया 1 दिसंबर 2002 को। किसका ध्यान रखेंगे? मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम का विघटन कर दिया 1 दिसंबर 2002 को। ये क्वेश्चन आता है, इससे पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे सड़कों का घनत्व। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व क्या है? मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व एक परीक्षा में देखने की अपेक्षा में नजर आता है कि बहुत ही कम है। आप देखिए 100 वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग बनाएंगे पूरा 100 वर्ग किलोमीटर का, तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान मात्र 31 है, यानी 31 किलोमीटर पर सड़कें हैं। देखिए कितना कम है, आज भी आधे से भी बहुत कम। तो हम बात करें 100 वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर का एरिया ले 100 वर्ग किलोमीटर में, उसमें मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति देखेंगे तो मात्र 31 किलोमीटर या 31 वर्ग किलोमीटर में ही हमारी सड़कें बनी हुई है मध्य प्रदेश में। भारत का अगर औसत घनत्व देखेंगे तो 100 वर्ग किलोमीटर में 83 वर्ग किलोमीटर आपकी सड़कें मिलेंगी। मध्य प्रदेश की अपेक्षा भारत में बेहतर है। मध्य प्रदेश में 31 है तो भारत में 83 है, ध्यान रखेंगे। तो ये 100 वर्ग किलोमीटर में ही आपको नजर आएगा 83 और 31। लंबाई की अगर बात होगी तो 100 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई है 52। यहाँ पर कुछ 50-50% का मामला है कि 100 वर्ग किलोमीटर में 52 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन इसीलिए रखा गया है, इन 3 क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा संभावना है कि पिछले आपके एग्जामों में देखेंगे आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बना हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश का आपको देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई टोटल है 100 वर्ग किलोमीटर में 52 किलोमीटर। 100 वर्ग किलोमीटर में मात्र 52 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। हम आधे में भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन हमारी सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और जहां पर बनती है तो भ्रष्टाचार ऐसा होता है बेनकाब। 5 साल के अंदर हम ऐसे इंजीनियर पैदा नहीं कर पाए। आप सोचिए, आज़ादी के बाद हम ऐसे इंजीनियर पैदा नहीं कर पाए जो लोग ऐसी सड़कें बनाकर दे पाए जिससे हमारा देश जो है कम से कम 15 साल वो सड़क का प्रयोग कर ले। और अंग्रेजों के पुल आज भी जस के तस बने हुई है, वो नहीं हिल रहे, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था। अंग्रेजों के बाद की जो सरकारें आई या जो अभी तक की जो सरकारें चल रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार मुख्य रूप से एक जड़ है। देश में भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक एक आम पब्लिक इसका प्रयास ना करे। पब्लिक प्रयास करेगी तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, नहीं तो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग भ्रष्टाचार को और लगातार बढ़ाएंगे और फिर देश की स्थिति उसी गर्त में जाएगी जिस स्थिति 1947 के लगभग पहले अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। आज कहने की कोई बात नहीं होगी कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बदले में काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर यूं ही बढ़ता रहा, एक दीमक की तरह पूरे समाज को खा जाएगा, पूरे देश को एक दिन खा जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। फिर भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अनियमित तरीके से पैसों का संगठन करते हैं
और काला बाजारी करते हैं और तमाम चीज़ें हैं, देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है, ये बंद होना ही होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति है। मध्य प्रदेश में टोटल सड़कों की कुल लंबाई की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 64,719 किलोमीटर मध्य प्रदेश में टोटल सड़कें हैं, 64,719 किलोमीटर। इनमें कौन सी सड़कें होंगी, इसमें ग्रामीण सड़कें सम्मिलित होंगी, इसमें नेशनल हाईवे सम्मिलित होंगे, इसमें राज्य की मार्ग सम्मिलित होंगे, इसमें जिलों की सड़कें सम्मिलित होंगी। सभी सड़कें टोटल मध्य प्रदेश में जो सड़कें हैं उनको मिलाकर के 64,719 किलोमीटर की सड़कें हैं, लंबाई 64,719 किलोमीटर लंबाई में इतनी आपको सड़कें ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में कितने हैं और ये कौन संचालित करता है, तो पहले हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें। राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड इसके अंतर्गत आते हैं और इसका जो रख रखाव होता है वो NHAI करता है। NHAI या नेशनल हाईवे की संख्या, कुल संख्या आपसे पूछेगी तो मध्य प्रदेश के अंदर NHAI की संख्या, नेशनल हाईवे की संख्या है 44 है। 44 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और किलोमीटर की बात होगी तो मध्य प्रदेश में टोटल 8,772.3 किलोमीटर, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, 8,772.3 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे है। एक बार फिर से बता दूं, कुल जो नेशनल हाईवे की संख्या है वो 44 है और कुल लंबाई की बात होगी तो 8,772.3 किलोमीटर मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे है या जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या मध्य प्रदेश में उनकी किलोमीटर में संख्या 8,772.3 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है, यानी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन अब नहीं है, क्या करें। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे की बात होगी कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, बड़े के मतलब है कि लंबा, जिसकी लंबाई अधिक हो, तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात है तो NH46 जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी कुल लंबाई है 634 किलोमीटर, 634 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और ये जोड़ता है ग्वालियर से लेकर बैतूल तक, मध्य प्रदेश के उत्तर से लेकर दक्षिण किनारे तक जोड़ता है, यानी बीचों बीच पे आता है। ग्वालियर भोपाल आएगा, भोपाल से बैतूल तक आएगा। तो NH46 जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी टोटल लंबाई ध्यान रखना है 634 किलोमीटर है। वहीं ग्वालियर से लेकर बैतूल तक ये जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे रख रहा हूँ। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि जो क्वेश्चन अभी तक MPPSC में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को इसमें समाहित करने की व्यवस्था की गई है। आपको एक छोटे से वीडियो में ये बताने का प्रयास किया गया कि किस आधार पे हम MPPSC का एक बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ, ताकि आप अपना जीवन सुधार लें। बहुत सारों का तो बिगड़ गया है। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो गया ध्यान, सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे 135BB, 135BB डबल बी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई की अगर बात होगी तो 7.5 किलोमीटर, यानी 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बड़गढ़ से डभौरा तक जाता है। यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी जो क्षेत्र है, ग्वालियर भिंड मुरैना उस तरफ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बड़गढ़ से डभौरा तक ये नेशनल हाईवे जोड़ता है। इसकी NH135BB इसका नाम है और लंबाई है 7.5 किलोमीटर, बड़गढ़ से डभौरा तक ये जोड़ने का काम करता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, है ना। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे, ये जीके का क्वेश्चन है और ये कहना बेहद जरूरी है कि व्यवहारा राजगढ़ को नेशनल हाईवे का चौराहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो व्यवहारा है ये राजगढ़ का एक बड़ा नगर है और उससे राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिले का व्यवहारा नाम की एक जगह है, एक बड़ा नगर है, वहाँ पर नेशनल हाईवे का चौराहा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। यानी यहाँ पर दो हाईवे जो है आपस में मिलते हैं, इसलिए इसे नेशनल हाईवे का चौराहा कहा जाता है। किसको? व्यवहारा को। कहाँ आता है ये? राजगढ़ जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे की स्थिति में तीसरा स्थान है, या सड़कों की स्थिति में मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है
तीसरा नंबर है नेशनल हाईवे की संख्या में या नेशनल हाईवे की संख्याओं में किलोमीटर की दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। अब बात करेंगे राज्य मार्ग। राज्य मार्ग क्या होते हैं? राज्य मार्ग वो होते हैं जो राज्य मार्ग उन्हें कहते हैं जो जिला मुख्यालय से लेकर के राज्य की राजधानी तक, किसी भी जिला मुख्यालय, एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय तक जो सड़कें जोड़ती हैं उन्हें राज्य मार्ग की सड़कें कहते हैं। या जिला मुख्यालय से लेकर राज्य की राजधानी तक या राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तक जो भी हो, तो वहां तक जो सड़कें आती हैं उन्हें हम राज्य मार्ग कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, एक जिले से दूसरे जिले तक जाने वाली सड़कों को हम कहते हैं राज्य मार्ग की सड़कें। और या फिर जिले से लेकर राज्य की राजधानी तक जो सड़कें जाएंगी उन्हें हम राज्य मार्ग की सड़कें कहते हैं। ऐसी सड़कों की संख्या है मध्य प्रदेश में टोटल 48 जो है मध्य प्रदेश में सड़कें हैं। और इन सड़कों का रखरखाव कौन करता है? राज्य की सड़कों का रखरखाव कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की सड़कों का जो रखरखाव है मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग करता है। इसको PWD भी कहते हैं, पावर वर्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग इस सड़कों का रखरखाव करता है, इनको बनवाने का काम करता है। अगर खराब हो जाती हैं तो फिर से नए तरीके का इनका बनवाने का काम करता है। तो राज्य मार्गों की सड़कों की ध्यान रखेंगे कि 48 जो है 48 है टोटल राज्य मार्गों की संख्या है। लंबाई की अगर बात होगी तो 11,389 है ना, 11,389 11,389 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है मध्य प्रदेश में राज्य की सड़कों की। सबसे लंबा राज्य पूछेगा तो आपको बताना है SH19। SH19 जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य की मार्ग है। और इस जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? जैतपुर से छिंदवाड़ा तक आता है। जैतपुर से छिंदवाड़ा तक ये SH19 आता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य की मार्ग है। और इसकी लंबाई की बात होगी तो 743.4 किलोमीटर, 743.4 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है मध्य प्रदेश की जमीन पर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? जैतपुर से लेकर छिंदवाड़ा को जोड़ने वाला है ये SH19, सबसे लंबा आपका राज्य की मार्ग है। इसके बाद होगी सबसे छोटे की बात। तो सबसे छोटा राज्य की मार्ग है मध्य प्रदेश का थंदाला से कुशलगढ़ है ना। थंदाला से कुशलगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राज्य की मार्ग है SH39। और इसकी लंबाई है मात्र, देखेंगे आप 22 किलोमीटर इसकी लंबाई नजर आएगी। तो SH39 जो है वो सबसे छोटा राज्य मार्ग है मध्य प्रदेश का। जिला मार्ग की बात होगी कि जिला मार्ग जो है क्या कहलाते हैं या कौन इसका रखरखाव करता है? तो स्थानीय जिला प्रशासन PWD या शासन के सहयोग के द्वारा जिला मार्गों का रखरखाव करता है। और जिला मार्ग जो होते हैं वो बेसिकली जिलों के अंदर की जो सड़कें होती है उनको इसमें ध्यान रखा जाता है जिला मार्ग के अंतर्गत। या जिला मुख्यालय से लेकर के जो बड़ी बस्तियां होती हैं, बड़ी बस्तियों की आबादी, जिनकी आबादी लगभग 500 से अधिक होती है, उन तक जिला मार्ग की सड़कें पहुंचती हैं, उन गांवों तक जिला मार्ग की सड़कें पहुंचती हैं, जिनकी टोटल लंबाई अभी मध्य प्रदेश में 22,129 किलोमीटर है। जिला मार्ग आप फिर से एक बार समझ लें कि जिला मार्ग की सड़कें PWD या मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करता है। और जो जिला मार्ग होते हैं वो बड़ी बस्तियों से, यानी जो जिले की बड़ी बस्तियां होती हैं जिनकी संख्या 500 से अधिक, 500 की जनसंख्या से अधिक जिन बस्तियों की संख्या होती है उन्हें बड़ी बस्तियां कहा जाता है। और बड़ी बस्तियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को हम जिला मार्ग कहते हैं। और ऐसी मार्गों की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 22,129 किलोमीटर है। 22,129 किलोमीटर आपको जिला मार्ग की लंबाई ध्यान रखेंगे। ग्रामीण मार्ग की बात होगी। ग्रामीण मार्ग जो है वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रामीण मार्ग वो होंगे जिनका रखरखाव ग्राम पंचायतें करेंगी शासन की मदद से, प्रशासन की मदद से। प्रशासन की मदद से जो ग्रामीण मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायतें कराती हैं, ऐसी मार्गों की टोटल लंबाई मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है 23,395 किलोमीटर। 23,395 किलोमीटर टोटल ग्रामीण मार्गों की लंबाई है मध्य प्रदेश के अंदर। 23,395 याद रखेंगे। ये आपका
जो होगा मार्ग कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे परिवहन की योजनाएं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परिवहन की योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण परिवहन में मददगार हैं और कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखेंगे पहला हमारे पास है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई, इसकी डेट पूछेगा तो आपको बताना है 25 दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो स्थापित डेट है 25 दिसंबर 2002 को प्रारंभ की गई और ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई योजना थी। इस योजना का लक्ष्य ये था कि हर 500 तक की आबादी वाले गाँव को, 500 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव को या 500 तक की आबादी वाले गाँव को, जनसंख्या वाले गाँव को 12मासी सड़कों तक जोड़ना। 12मासी सड़कें मतलब जो ऐसी सड़कें जो 12 महीने चलती रहती हों, जिनमें कोई रुकावट ना पैदा होती हो, यानी जिला मुख्यालय की सड़कों को हम कहेंगे। किसी भी पक्की सड़कों से जोड़ना, 500 से अधिक आबादी वाले गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य था। इसे कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2002 को। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये 500 की आबादी सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में है। अगर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो इसकी संख्या आधी हो जाएगी, यानी 250 हो जाएगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की जो बस्तियां होंगी वहां पर अगर किसी गांव की संख्या 250 है या उसकी आबादी 250 है तो उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा 12मासी पक्की सड़कों के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है जो भारत में चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चली। ये बेहतरीन विकास की ओर अग्रसर करने वाली योजना है और इस योजना से बहुत सारे गांव लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारे लोगों का पलायन भी कम हुआ है। पलायन भी होता था, पलायन इसलिए होता था कि गांव के जो बच्चे होते थे वो शहर के स्कूलों में नहीं जा पाते थे क्योंकि व्यवस्था नहीं होती थी। तो वो क्या होते थे, गांव छोड़कर शहर चले जाते थे और वहीं के स्थायी निवासी बन जाते थे। इस तरीके की चीज़ों से पलायन बढ़ता है और पलायन जो है किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। गांव की जनसंख्या तो वो गांव में ही रहे और वहीं के आसपास क्षेत्रों में अपना विकास करे। इस तरीके की चीज़ें भारत में होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति शहर में जाके बैठ जाएगा तो फिर खेती कौन करेगा, या दूसरी चीज़ें जो गाँव में आनी चाहिए वो कैसे आएंगी, व्यवस्थाएँ कैसे बनेंगी। तो हर समस्या का हल शहर में नहीं है। कुछ समस्याओं का हल जो है शहर से गांव की ओर भी आना है। तो जो लोग अभी गांव में बचे हुए हैं भाई वो गांव में ही रहें तो बेहतर है। शहर में आएंगे तो भागा दौड़ी बड़ी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का कोई विश्वास नहीं। जब तक जीवित हो तब तक आपका कोई नाम नहीं है, मरने के बाद भी कोई नाम नहीं है। शहर की स्थिति है, जिस दिन मर जाओगे तो म्यूनसिपैलिटी का कुत्ता आके उठा के और ले जाएगा और बाहर जला देगा। गाँव में अगर मरोगे तो 10 लोग आपके मरने में आएंगे और चर्चा करेंगे आपके मरने के 15 दिन बाद तक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक आदमी था। शहर में मर जाओ तो तीसरे दिन कोई ना पूछे या दूसरी गली के छोड़ के कोई ना पूछे, या हो सकता है कि साइड ही आपका घर के साइड वाला ही आपकी चर्चा ना करे। लेकिन गांव में स्थिति नहीं है। गांव में स्थिति ये है कि अगर साइड वाला है बोलता भी नहीं है आपसे तो यकीन मानिए आपके मरने के बाद वो अच्छाई भली ना बताए पर आपकी बुराई जरूर बताएगा। ये गांव में होता है, यानी अच्छाई बताए ना बताए बुराई जरूर बताएगा। मतलब मरने के बाद आपको याद किया जाएगा, आप लोगों के दिलों में जीवित रहोगे चाहे अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में। पर शहरों पे ये नहीं है, एक बार मरो जनसंख्या खत्म। तो शहर की ओर पलायन थोड़ा निर्भर कम हो भाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत सारी कंडीशनें खराब हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ध्यान रखिए कि 25 दिसंबर 2002 को प्रारंभ की। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। सामान्य क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ा गया कि 500 की आबादी जिन गांवों की होगी उन्हें पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था इसके द्वारा की गई थी। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जिन बस्तियों की संख्या 250 होगी, जिनकी जनसंख्या 250 के ऊपर होगी, इन्हें 12मासी पक्की सड़कों की जोड़ने की व्यवस्था की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा। अगली योजना हमारे पास है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2010 और 11 में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 और 11 से प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि मैदानी इलाकों में वो बस्तियां जिनकी संख्या 500 से अधिक हो या 500 हो। फिर से मैं रिपीट करूं, मैदानी इलाकों में वो बस्तियां जिनकी संख्या 500 या 500 से अधिक हो, उन बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था।
साथ ही साथ इसमें एक और बात की गई कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों के वो आदिवासी क्षेत्र जिनकी संख्या 250 से अधिक हो, उन्हें भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था की गई। इसमें दोनों में सेम कॉमन फैक्ट है, कोई याद नहीं है। प्रधानमंत्री यानी सेंट्रल की व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार चलाती है, और मुख्यमंत्री जो है सिर्फ यानी स्टेट की व्यवस्था है, ये स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इसका नाम में बस अंतर है, काम में कोई अंतर नहीं है। दोनों 12 मासी पक्के सड़कें देती है। दोनों में 500 की आबादी सामान्य क्षेत्र में होती है, आदिवासी क्षेत्रों में 250 की संख्या होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर इलाकों के लिए है, हर गांव के लिए है। लेकिन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो मैदानी इलाकों के लिए है, यानी मैदानी इलाकों को इसमें चिन्हित किया गया है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। याद जरूर रखेंगे, रखने वाली चीज़ है वो है डेट इसमें बेहतरीन तरीके से पूछ सकता है। बाकी जो डीपली बता रहा हूँ ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में काम आएगी। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको ध्यान रखना है 2010-11 में प्रारंभ की गई। किसके द्वारा प्रारंभ की गई तो ये बताना है। कौन थे उस समय के हमारे मुख्यमंत्री, तो अभी जो हैं भैया वही हैं आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ही प्रारंभ की है मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना क्या है? मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना वो है कि हर वो किसान भाई अपने खेत तक सड़क बना के देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। यानी हर किसान भाई के लिए खेत में जाने के लिए, खेतों तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग बनाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। उससे कहा गया मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। और ये कब से संचालित हो रही है, डेट याद रखना है 1 जनवरी 2014 से। 1 जनवरी 2014 से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ हो रही है। और इस योजना का लक्ष्य है कि हर किसान भाइयों को उसके खेत तक जाने के लिए सड़क बना के दी जाए। अब खेत तक जाने के लिए सड़कें बना के तो देंगे, पर कौन सी देंगे ये नहीं पता। कच्ची सड़कें बना के देंगे, कहीं कहीं पक्की सड़कें व्यवस्था बना के देंगे, नहीं जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ उस तरीके का काम होगा। तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना आपको ध्यान रखना है, खेत तक सड़क पहुंचाने के लिए इस व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। 1 जनवरी 2014 से यह प्रारंभ है। अब अगली योजना जो चल रही है परिवहन में वो है आपकी बस सूत्र योजना। आपकी बस सूत्र योजना मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से चल रही है और ये प्रारंभ की गई है 23 जनवरी 2018 को। 23 जनवरी 2018 को योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम से। 16 नगर निगम से ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ही ये योजना संचालित की गई है। इस योजना में एक बस मुहैया कराई गई है और वो बस जो है प्रदेश के अन्य इलाकों तक जो है प्रदेश के नागरिकों को छोड़ने का काम करती है। फ्री में नहीं, पैसा लेती है इसके बदले में। तो अपनी बस सूत्र योजना आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी 2018 से प्रारंभ है। 16 नगर निगम क्षेत्र इसमें सम्मिलित है और 4 नगर पालिकाएं सम्मिलित हैं। 16 नगर निगम हो गए, 4 नगर पालिकाएं हो गई। कौन कौन है? भिंड, शिवपुरी, गुना और विदिशा। 4 नगर पालिका आपसे पूछेगा तो आपको बताना है भिंड, शिवपुरी, गुना और विदिशा चंबल क्षेत्र के ये 4 जिले हैं और 4 नगर पालिका को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कौन से में? आपकी बस सूत्र योजना में। आगे है केंद्र सरकार की मदद से, है ना, केंद्र सरकार की मदद से ड्राइविंग टेस्टिंग और फिटनेस सेंटर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला गया है। केंद्र सरकार की मदद से ड्राइविंग टेस्टिंग और फिटनेस सेंटर मध्य प्रदेश के पांडुरना में खोला गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका कारण ये है कि जो सड़कों में लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका सीधा सा कारण ये है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या बिना सर में हेलमेट रखे बिना सर में हेलमेट रखे गाड़ी चलाना, इस तरह की चीज़ें जब भारत में या प्रदेश में बढ़ेंगी तो दुर्घटनाएं निश्चित है कि बढ़ेंगी। बिना गाड़ी सीखे ही 4 व्हीलर चलाने लगे। अभी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इसे गांव शहर में जिनको ना चाबी चालू करना ना आता हो 4 व्हीलर का और लाइसेंस रखे हुए 4 व्हीलर का। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है पर हर चीज़ बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हो रहा होगा ना, एजेंट लगे होंगे, तो उनको देखना चाहिए सरकारों को।
कि गाड़ी चलाना आ नहीं रही है और ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए। अभी थोड़े दिन पहले कहीं हमने देखा था, उसमें एक अंधे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया करा दिया गया। मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये बाहर की न्यूज़ है, भारत की है, लेकिन किस राज्य की नहीं बताएंगे, कि हो सकता है हम पे FIR कर दे सरकार। और डरते हैं भाई, इंसान है, डरना ही पड़ता है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से ड्राइविंग टेस्टिंग एवं फिटनेस सेंटर पांडुर्ना में प्रारंभ किया गया। पांडुर्ना कौन से जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, छिंदवाड़ा जिले में आता है। छिंदवाड़ा जिले का एक खूबसूरत सी तहसील है पांडुर्ना। वहां पर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइविंग टेस्टिंग और फिटनेस सेंटर स्थापित किया गया है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के जो सतना जिला है, जिसमें सर्वाधिक घनत्व है सड़कों, सबसे ज्यादा सड़कें अगर किसी जिले में है तो वो सतना जिले में है। सबसे कम अगर सड़कें पूछेगा, सबसे कम घनत्व की सड़कें पूछने का, तो आपको बताना है श्योपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम घनत्व की जो सड़कें हैं वो श्योपुर में है। श्योपुर जिला है वहां पर सबसे कम घनत्व है, और सतना जिला है जहां पर सबसे ज्यादा घनत्व है। अगले हमारे पास एक योजना है कि एक्सप्रेस वे, मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे चल रहा है। तो एक्सप्रेस वे क्या है, 2 एक्सप्रेस वे चलेंगे। एक है नर्मदा एक्सप्रेस वे। नर्मदा एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई ध्यान रखेंगे कितनी होगी, अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, शायद सरकार बदले तब बन पाए। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे चालू होगी, जिसकी टोटल लंबाई होगी 1265 किलोमीटर। 1265 किलोमीटर की ये होगी, और इसे कितने करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, 31,000 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। और इससे 3 राज्य जो है वो लाभान्वित होंगे। एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है राजस्थान। 3 जो जिले हैं, सॉरी 3 जो राज्य हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा छत्तीसगढ़। यानी 3 राज्यों को मिला करके ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो टोटल लंबाई होगी देखेंगे, 1265 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। 31,000 करोड़ का अभी बजट है। जब महंगाई बढ़ते जाएगी तो ये बजट भी बढ़ते जाएगा। तो 31 करोड़ से 51 करोड़ होने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, और निश्चित है लग ही जाएगा। दूसरा हमारा एक्सप्रेस वे बनेगा चंबल एक्सप्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई होगी मध्य प्रदेश में 300 किलोमीटर की ये सड़क बनाई जाएगी चंबल एक्सप्रेस वे। उसमें 3 राज्य जो होंगे ये लाभान्वित होंगे। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में ये चंबल एक्सप्रेस वे चलेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे भी 3 राज्यों में बनाया जाएगा। गुजरात होगा, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान होगा, MP होगा और आपका छत्तीसगढ़ होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए। इसकी शुरुआती लागत कितनी रखी गई है, 31,000 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई होगी 1265 किलोमीटर। वहीं अगर इसकी बात करें चंबल एक्सप्रेस वे की, तो इसकी टोटल लंबाई होगी 300 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों को मिलाकर ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे बनने से बहुत अच्छा फायदा होगा, और फायदा इंडस्ट्रियल एरिया को ज़्यादा होगा। इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो हमारे जो गुड्स है, जो हम बाहर बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी आसानी से आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़ेगा, जिससे जो कॉस्ट होगी, जो किराया होगा वो कम होगा। ईंधन की भरपूर मात्रा में बचत होगी, जिससे हमारे देश का जो आर्थिक बजट गड़बड़ा जाता है पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से, वो ठीक हो जाएगा, वो कुछ कम हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश में लगभग होने वाली है। ये मध्य प्रदेश का सड़क परिवहन पढ़ा हमने, और सड़क परिवहन से यही क्वेश्चन है जो लगभग बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं। तो ये एक बार अगर स्क्रीनशॉट की व्यवस्था हो तो ले लो, और फिर हम आज का ये बंद करें, और बंद करने के बाद में हम कल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में रेल परिवहन, और कोशिश करेंगे कि कल ही मध्य प्रदेश में वायु परिवहन पढ़ के हम परिवहन खत्म कर दें मध्य प्रदेश का। और फिर उसके बाद जो भी आने वाली वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में संचार सेवाएं। मध्य प्रदेश में संचार सेवाओं में दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, टेलीफोन, इन सब चीज़ों पे बात होगी। और होपफुली अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपके साथियों के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करने में कुछ नहीं जाता, एक बटन दबाओ, शेयर करो। So I think it's enough for today. Thanks for watching. Keep watching.